हमने ये साल्ट लिया, ये वाला K2NiCN4, इसमें हम पोटाशियम अमलगम डाल देते हैं। पोटाशियम अमलगम में कि जो पोटाशियम और मरकरी का मिक्सचर होता है ना, इसको पोटाशियम अमलगम कहते हैं, ये पोटाश अमलगम कहते हैं। तो इसमें जो पोटाशियम ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ये एक निकल को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि पोटाशियम मेटल 0, तो निकल जो है ना ये +2 से +1 में आ जाएगा। तो अब जो अब +1 ये है, तो 4 साइनाइड पे -4 चार्ज है, निकल पर +1 है, तो ओवरऑल -3 आ जाएगा। तो ये 2 पोटाशियम ये और 1 पोटाशियम ये तीसरा, ये 3 पोटाशियम आ जाएंगे, क्योंकि K3 का मतलब है पोटाशियम के ऊपर +3 चार्ज है, क्योंकि के लिए ये पोटाशियम के 3 आयन लग जाएंगे। तो ये अब ये जो आया है कंपाउंड, ये इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो ये पोटाशियम अमलगम की मौजूदगी में, तो ये हमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स देता है K2NiCN3CO, यानी कि पहले एक मालिक्यूल है ना, इसको जब हम हीट करते हैं ना, तो एक पोटाशियम और एक साइनाइड निकल जाता है, KCN अलग हो जाता है, तो बाकी जो होता है ना ये K2NiCN3 बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा 90 डिग्री पे और पोटाशियम अमलगम की मौजूदगी में, तो अब इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये इसमें एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे होती हैं जहां पर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो 3 साइनाइड ने ऑक्यूपाई की थी, तो एक ये कर लेगा। ये जो मॉलिक्यूल बना है इंटरमीडिएट, इसकी हम HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब इसके 4 मॉलिक्यूल जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, तो ये बना देता है निकल टेट्राकार्बोनाइल प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और प्लस जो है ये K2NiCN4 होगा, ये वाला। तो ये तीसरा मेथड है। चौथा जो मेथड है वो है फ्रॉम निकल आयोडाइड, कि अगर आप निकल आयोडाइड लेते हैं, इसमें भी निकल जो है ये +2 स्टेट में है। +2 का मतलब है कि इसको हमने 0 में लाना है, क्योंकि एक आयोडाइड पे -1 होता है, चार्ज 2 पे -2 होता है। तो इसके लिए हम ना कॉपर मेटल का बुरादा डालते हैं, निकल आयोडाइड को ईथर में डिसॉल्व करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास करते हैं और साथ ही कॉपर टर्निंग डालते हैं। कॉपर टर्निंग का मतलब होता है कॉपर का बुरादा। तो कॉपर जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो वो निकल को 0 वैलेंट स्टेट में आ जाता है, निकल टेट्राकार्बोनाइल बन जाता है, और प्लस जो है ना ये क्यूप्रस आयोडाइड बनता है। क्यूप्रस आयोडाइड होता है CuI, ये क्यूप्रस आयोडाइड, क्योंकि कॉपर पे +1 चार्ज होता है और आयोडाइड पे -1। लेकिन क्यूप्रस आयोडाइड जो होता है ना, एक मॉलिक्यूल ये अनस्टेबल होता है, तो ये डाइमर मिलकर 2 मॉलिक्यूल मिलकर तो ये डाइमर बनाता है। उसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो निकल टेट्राकार्बोनाइल जो है ये एक कलरलेस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट, पानी होता है ना इस तरह का लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है। नंबर 2, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज हाईली टॉक्सिक वोलेटाइल, यानी कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक वोलेटाइल लिक्विड होता है, यानी कि इसके चंद ड्रॉप जो होते हैं ना अगर जुबान पे लग जाए तो डेथ हो जाती है। इट इज इमिसिबल विद वाटर बट मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
कि ये पानी में तो हल नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के में ये हल हो जाता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो है वो है रिएक्शन विद। अगर आप निकल टेट्राकार्बोनाइल को हैलोजन से ट्रीट करते हैं, हैलोजन मीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये निकल क्लोराइड बन जाता है और ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं ये निकल जाते हैं। इसी तरह अगर आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो तब भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये निकल सल्फेट बनाता है, गैस जो है ना ये खारिज होती है। नंबर 3 जो है वो है रिएक्शन विद पिरिडीन। कि पिरिडीन के साथ जो रिएक्शन है वो इस तरह से होता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल निकल के 2 पिरिडीन से मिलते हैं तो ये बन जाता है Ni2 पिरिडीन 2 और कार्बोनाइल के 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। ये एक निकल, इसमें पिरिडीन भी होती है और निकल के 2 एटम भी होते हैं, साथ ही +5 कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इसका नाम होता है निकल ट्राइकार्बोनाइल डाइपिरिडीन। नंबर 4 जो है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है वो रिएक्शन जिनमें एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के साथ रिप्लेस हो जाए, उनको हम कहते हैं ये सब्स्टिट्यूशन। नेंथ्रोलिन आपने पढ़ा था कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। देखिए बाइडेंटेट लिगेंड वो होता है जो एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मेटल को डोनेट करे, उसे हम कहते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो यहां से निकल टेट्राकार्बोनाइल से 2 कार्बोनाइल निकल जाते हैं, उनकी जगह पर एक आर्थोफिनेंथ्रोलिन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है जो कि 2 पेयर डोनेट, तो इसका नाम आ जाता है निकल डाइकार्बोनाइल आर्थोफिनेंथ्रोलिन। नंबर 5 जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन परऑक्साइड। कि निकल टेट्राकार्बोनाइल जो है जब ये नाइट्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये निकल नाइट्राइड बनाता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। इसके रिएक्शन है जो कि निकल टेट्राकार्बोनाइल। इसके बाद जो है ये हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि निकल जो है ये 4 कार्बोनाइल के साथ अटैच होता है और 4 कार्बोनाइल से ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब चूंकि निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 का मतलब है इसको 8 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है कि वो अपने 36 इलेक्ट्रॉन पूरे करे या अपने वैलेंस शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। तो हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 20 को 8 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत होती है। तो ये 4 कार्बोनाइल उसको 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब ये किस तरह से डोनेट करते हैं ये हम देखेंगे कि निकल का एटॉमिक नंबर है 28, तो इसके वैलेंस शेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां तक 20 हो गए। अब 3d इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 28 पूरे हो जाएंगे। 4p जो होगा ये वेकेंट होगा। कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि निकल जब 0 वैलेंस स्टेट में होगा
होगा। तो चूंकि डी ऑर्बिटल अभी मुकम्मल नहीं फिल हुआ, इसलिए इसकी एनर्जी 4s से लो होगी, क्योंकि 4s फिलिंग से पहले इसकी एनर्जी 3d से कम थी, लेकिन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये इसकी एनर्जी 3d से बढ़ जाती है, तो ये 4s में 4p वेकेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा। तो जब वो इनको पेयर अप करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और ये जो एक डी ऑर्बिटल खाली होगा ना, उसमें ये 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब इनका ये डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक s खाली है और 3 p ऑर्बिटल ये खाली होते हैं। चूंकि जब हम इसका एक्सरे से स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये टेट्राहीड्रल होता है। टेट्रा मीन 4, हीड्रल मीन फेस, इनके ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर 8 फेस होते हैं उसको हम कहते हैं ये टेट्राहीड्रल होता है। तो इसमें एक, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए शर्त होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp3 हो। तो इसमें ये s भी खाली था, ये तीनों p भी खाली थे, तो जिसकी वजह से तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मिलेंगे वो 4 कार्बोनाइल के पास, क्योंकि हर कार्बोनाइल में ना एक लोन पेयर होता है जो कि उसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो चारों कार्बोनाइल का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इनके निकल के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से अब 4 जो है ना ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे। चूंकि जब इसका हम IR लेते हैं तो इसकी पीक तकरीबन 2000 के ऊपर आती है, 2046 के करीब आती है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें 4 में से 2 कार्बोनाइल वो होते हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले होते हैं, और 2 कार्बोनाइल वो होते हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं, वो ये इसको सिर्फ पेयर देंगे ये वाले। इनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इनमें एक एक लोन पेयर शो करना, यहाँ 2 गलती से आ गए, इनमें एक लोन पेयर होगा। तो ये 2 जो कार्बोनाइल हैं जो स्ट्रक्चर ए के थ्रू उसके साथ अटैच हैं, इनमें निकल का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनाइल से निकल की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से ये इनके दरमियान 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इस पर पार्शियल नेगेटिव दोनों पे चार्ज आ जाता है इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर, और ऑक्सीजन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक एक लोन पेयर शो करता है। अब ये भी हमें पता है कि इसके अंदर 2 कार्बोनाइल स्ट्रक्चर बी डोमिनेंट का मतलब है कि वो निकल के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और साथ ही साथ वो डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो 2 कार्बोनाइल ये वाले ये अपना पेयर यानी कि जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है वो निकल के sp3 से ओवरलैप करेंगे, तो इसको ये पेयर डोनेट करेंगे 2। लेकिन यहाँ पर इनके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल फील्ड डी ऑर्बिटल है निकल के, इनके साथ ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान बैक डोनेशन होगी दोनों के दरमियान, तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो इसलिए ये जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हम एरो नहीं लगाते क्योंकि इनके साथ ये डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बांधा है, वो सिर्फ सिग्मा नहीं बांधा बल्कि पाई बॉन्ड भी बांधा है। यहाँ चूंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, बैक डोनेशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे एरो लगा देते हैं।
बॉन्ड है, जबकि इनके दरमियान कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, एक पेयर जो होता है वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑक्सीजन है ना, इनके ऊपर आपने दो दो लोन पेयर शो करने, जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर आपने दो दो लोन पेयर शो करते हैं। जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, इन पर एक एक लोन पेयर आता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो हमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह मिलता है कि ये निकल है, ये वाले ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये चूंकि जो बैक साइड पे बॉन्ड बनता है ना, उसको मोटी लाइन से जाहिर करते हैं कि ये आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड बन रहा है, बैक साइड पे बन रहा है, इसलिए ये मोटी लाइन से। ये दो कार्बोनाइल है जो स्ट्रक्चर बी के थ्रू मेटल के साथ अटैच है। ये एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, और जो ब्लू डॉटेड लाइन है ये डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। अब इसमें कोई ये वाला कार्बन है इधर लिख दें, इसको आप इधर लिख दें, कोई भी आपने दो कार्बोनाइल स्ट्रक्चर ए वाले शो करने हैं, दो बी वाले करने हैं, पोजीशन कोई भी। तो चूंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन फेस, जिसमें 4 फेस होते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि ये 4 फेस बनते हैं, 1 2 3, और ये पहले ना वो टेट्रा पैक का पैकेट मिलता था, अभी शायद वो त्रिकोणनुमा जो पैकेट होता है आजकल वो उसमें जो मिल्क क्रीम होती है वो भी आती है। तो जो त्रिकोणनुमा पैकेट होता है ना, दूध का हो या क्रीम का, वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। कभी आप उसको देखें, उसके 4 फेस होते हैं। और इसमें कार्बन निकल कार्बन का ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109.5 डिग्री होता है। और आप ये देखें कि ये निकल टेट्रा कार्बोनाइल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड फॉर्म है। लिहाजा इसे हम कहते हैं ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये है आज न्यूक्लियर टेट्रा कार्बोनाइल के बारे में हमने पढ़ा है। तो कल हम डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल शुरू करेंगे, वो भी 3 है। उसमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल है, इसी तरह से उसमें Fe2CO9 है और Fe3CO12 है। उनकी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ लें, ये मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दूंगा, तो अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये बता दें जो कार्बोनाइल है कौन सा कार्बोनाइल आउट बॉन्ड वाले को इधर लिख दें, कोई फिक्स नहीं होता। ठीक, और जी सर कार्बोनाइल पे कितने कितने लोन पेयर है ये रीड कर दें जरा। जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है ना, उनके ऊपर 2 लोन पेयर शो कर, क्योंकि एक लोन पेयर ना ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करने से वापस आ जाता है। जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है उनमें सिर्फ एक लोन पेयर होता है। ठीक है।